हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक। प्रीवियसली हमने एनर्जी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट उसमें ही आता है इन कंटिन्यूशन में कोलिजन्स। कोलिजन क्या होता है? अ कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज एक्सर्ट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑन ईच अदर फॉर रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। यानी दो बॉडीज़ क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सर्ट करती है बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कोलिजन्स कहते हैं। अब कोलिजन में क्या जो दो की रूल्स हैं दैट यू शुड नो अबाउट कोलिजन, कि कोई भी कोलिजन हो आपका किसी भी तरह का, उसके अंदर आपकी जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। और सेकंड इज जो आपकी एनर्जी है दैट इज टोटल एनर्जी। नोट करना है आपने कि आपकी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। ठीक। अब हमारा जो टाइप ऑफ कोलिजन, फर्स्ट टाइप ऑफ कोलिजन जिसकी हम लोग बात करते हैं वो है इलास्टिक कोलिजन। अ कोलिजन इन विच देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, आपका मोमेंटम कंजर्व होगा ही होगा, आपका जो सा एनर्जी है टोटल एनर्जी वो भी कंजर्व होगा, लेकिन क्या नहीं कंजर्व होगा कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी ही आपका एक ऐसा की पॉइंट होता है जिसे आप इलास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, उसमें कोई लॉस नहीं हुआ, तो आपका कोलिजन क्या होगा, इलास्टिक होगा। और अगर नहीं है, जो कि आप आगे देखेंगे, तो उस केस में आपका जो कोलिजन होगा वो किस टाइप का होगा, इन इलास्टिक होगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, कोलिजन बिटवीन एन एटॉमिक एंड अ सब एटॉमिक पार्टिकल इज एन इलास्टिक कोलिजन। एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल्स पे जो आपकी कोलिजन्स होती हैं वो क्या होती हैं, इलास्टिक कोलिजन होती हैं। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इलास्टिक कोलिजन की, इसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होती है, कंजर्व होती है। प्लस इसमें एक और चीज़ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। मोर ओवर जो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन वो क्या होती हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। वो कंजर्वेटिव होनी ही चाहिए, तभी आपका जो कोलिजन है वो क्या होगा, इलास्टिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट अब आपके पास आता है इन इलास्टिक कोलिजन। अ कोलिजन इन विच देयर अकर सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ होगा, यानी इनिशियल इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी वो फाइनल तक आते आते कुछ लॉस हो जाएगी, उसके अंदर कुछ कमी आ जाएगी, तो उस केस में हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। जबकि इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या था, आपकी कोई लॉस नहीं था, कोई चेंज नहीं था काइनेटिक एनर्जी के अंदर। इसके अब एग्जाम्पल क्या है इन इलास्टिक कोलिजन के, इफ टू बॉडीज स्टिक ईच अदर आफ्टर कोलाइडिंग, तो उस केस में जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी परफेक्टली इन इलास्टिक। लाइक एज मड थ्रोन ऑन अ वॉल स्टिक्स टू द वॉल। अगर आप कोई मड बॉल्स या कुछ गीला आप फेंकते हैं दीवार के ऊपर, तो उसके बाद क्या एक बार तो टकरा के उससे ही चिपक जाता है वहीं वॉल पे, तो इस तरह की कोलिजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। यानी इन इलास्टिक कोलिजन की क्या अंदर बॉडीज स्ट्राइक करती हैं, एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, और कोलिजन के बाद भी स्टिक होकर के सेम कॉमन वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देती हैं। तो लेकिन जो इलास्टिक कोलिजन के अंदर होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक दूसरे को एक्सर्ट करेंगी फोर्स और फिर अलग हो जाएंगी, वो एक साथ स्टिक होकर के मूव नहीं करती। लेकिन इन इलास्टिक में वो मूव करती हैं विद द कॉमन वेलोसिटी v। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। इसका सेकंड एग्जाम्पल है कि अगर आप एरो को किसी टारगेट के ऊपर स्टक करो, तो वो क्या करता है, एक दूसरे, अगर मतलब मान लीजिए आपने एरो है कोई भी, आपने अपने किसी टारगेट के ऊपर मारा है ना, और वो एरो क्या करता है, उस टारगेट के साथ ही स्टिक हो जाता है और वो दोनों मूव करते हैं इकट्ठे एट सम डिस्टेंस, तो उस तरह की कोलिजन को क्या कहेंगे हम लोग, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन इलास्टिक कोलिजन के, वही सेम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, सब में होता है, ये डजंट मेक डिफरेंस वेदर इट इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, लेकिन यहाँ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। जो सॉरी आपका जो की पॉइंट है दैट यू नीड टू मतलब नोट। सो सम और ऑल फोर्सेज इन्वॉल्व इन द नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। यहाँ जो फोर्सेज इन्वॉल्व हैं वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होंगी, अनलाइक इलास्टिक कोलिजन जहाँ पर जो आपकी फोर्सेस थी वो कंजर्वेटिव इन नेचर थी। अब आता है, ये तो था आपका जो आपने इंट्रोडक्शन लिया इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का। अब आता है आपका एक जो टर्म आती है कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस, जिसे हम स्मॉल ई से भी डिपिक्ट करते हैं, और ये किसके बराबर होती है, इट इज़ एक्चुअली द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज आफ्टर कोलिजन एंड डिवाइडेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज बिफोर कोलिजन। जो वेलोसिटी होती है, इनके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ई, दैट स्मॉल ई दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस।
अब अगर एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है आपका, तो उसके लिए जो ई की वैल्यू होगी वो 1 होगी। अगर कोई परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो उसमें जो ई की वैल्यू होगी स्मॉल ई की, वो क्या होगी, 0 होगी। लेकिन जो दूसरे भी कोलिजन्स कुछ हैं, इंटरमीडिएट कोलिजन्स हैं, उनमें क्या होगी, इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी 0 to 1, कोई भी वैल्यू ये ले सकती है। अब क्या हम स्टडी करेंगे, अब हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के अंदर अगर आप इलास्टिक कोलिजन को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने 2 बॉल्स ली हैं ए और बी, और जिनका जो मास था वो क्या था, m1 एंड m2 था रिस्पेक्टिवली, एंड दे वर मूविंग विद द वेलोसिटी u1 एंड u2 बिफोर कोलिजन। ठीक, अब हमने देखा है कि जो u1 थी हमारी वेलोसिटी वो ग्रेटर देन u2 थी, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी बिफोर कोलिजन वो कितनी होगी, u1 माइनस u2 होगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि हम लोग सेकंड प्रोसेस, ये आपका फर्स्ट प्रोसेस था बिफोर कोलिजन, सेकंड में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों बॉल्स को कोलाइड कराते हैं, लेट देयर कोलिजन बी परफेक्टली इलास्टिक। सो आफ्टर कोलिजन सपोज v1 इज द वेलोसिटी ऑफ a एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ b। a की वेलोसिटी v1 होगी और b की वेलोसिटी v2 होगी, and they are moving along the same straight line when v2 is greater than v1, bodies separate after collision। अगर आपकी जो v2 वेलोसिटी है वो सेकंड उसकी बॉडी की वेलोसिटी ग्रेटर देन फर्स्ट है, दैट इज v1 है, उस केस में जो बॉडीज़ हैं वो सेपरेट हो जाएंगी कोलाइड करके, एक बार वो स्टिक करके साथ नहीं मूव करेंगी। ठीक, एक बार कोलाइड हुई और फिर दोबारा वो अपनी न्यू वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देंगी। ये तो तब होगा जब आपकी v2 ग्रेटर देन v1 होगी। तो उस केस में अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लें ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन तो वो कितनी आएगी, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज v2 माइनस v1। तो इसी तरह अगर हम लीनियर मोमेंटम वो करते हैं कैलकुलेट बिफोर कोलिजन, तो वो कितना होता है, m1 u1, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियली जो मास था, उनका मास तो सेम ही है दोनों, इनिशियल एंड फाइनल बोथ केसेस के अंदर। जो फ़र्क आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, आपका वेलोसिटी के अंदर आ रहा है। आपका u1 होगी फॉर द बॉडी A, जो m2 u2 हो गया फॉर बॉडी B, दोनों को हम न्यूमेरिकली ऐड कर लेंगे तो सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, क्योंकि पता था आपको कि आपने देखा अभी आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आपकी जो वेलोसिटीज थी वो चेंज हो गई थी, u1 से वो क्या हो गई, v1 होगी फॉर बॉडी A, इसी तरह u2 से क्या होगी, v2 फॉर बॉडी B। तो इनके सम जो सा होगा वो आपको फाइनल क्या देगा, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन देगा। हमें पता है कि कोई भी आपकी प्रोसेस हो, कोई भी कोलिजन हो, इलास्टिक या इन इलास्टिक, उसमें जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। कंजर्व का क्या मतलब है कि जितना फाइनल वाला जो आपका लीनियर मोमेंटम है, इट विल ऑलवेज बी सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस लीनियर मोमेंटम। बिफोर कोलिजन वाला जो मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, आफ्टर कोलिजन के। तो ये जो आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम है वो कितना है, m1 v1 प्लस m2 v2, इसको किसकी इक्वेट करेंगे हम, बिफोर कोलिजन के, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2। अब इसे अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, यानी आपका v2 u2 की टर्म एक तरफ ले रही हूँ और u1 v1 की टर्म्स एक तरफ लूँ, तो मेरे पास कुछ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, गिव इट नंबर 1। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नोट करेंगे। और अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है इसमें, क्योंकि ये एक इलास्टिक कोलिजन है, तो इसीलिए जो हमारी काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स है उसे भी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर कर सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये किसके बराबर होगी, इनिशियल के, दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब इसमें वही है, v2 और u2 वाली टर्म एक तरफ करेंगे, 2 वाली जिनका सबस्क्रिप्ट आपका 2 है, और जो 1 वाली आपकी है इनिशियल वाली, उन्हें एक तरफ करेंगे हम लोग। तो मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन होगा जो वो इस तरह होगा, m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब आप इक्वेशन 2 और 1 को क्या करें, डिवाइड करें। उसके बाद आपके पास जो एक एक्सप्रेशन निकल कर के आएगा वो कुछ ये निकल के आएगा, फाइनली ऑन सिंप्लीफिकेशन, दैट इज v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2। अगर आप ध्यान दें तो ये फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है आपकी, ये जो निकाली थी आपने आफ्टर कोलिजन, ये क्या है आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन की। और ये अगर आप देखें तो ये क्या है आपके पास, ये रिलेटिव वेलोसिटी है आपकी बिफोर कोलिजन की। तो अगर आप इस बात पे ध्यान दें तो आप पाएंगे कि जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन वो क्या है, सेम है।
So hence what we conclude, in one dimensional perfectly elastic collision, relative velocity of the separation after collision is equals to the relative velocity of approach before the collision. तो ये तो केस था आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन का। अब हम आते हैं इन इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन के अंदर आपका इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिशन, उसमें क्या है, आपके पास दो बॉडीज है हैविंग मास m1 एंड m2 विच इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या होता है, दे कोलाइड इन्वॉल्विंग सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर देयर कोलिजन इज इन इलास्टिक इन नेचर। बिफोर आफ्टर कोलिजन मान लीजिए कि जो आपकी बॉडीज हैं दे आर अलाउड टू मूव विद द वेलोसिटीज v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की, हमने देखा कि आपकी जो बॉडी थी उसका मास m1 है और वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो टकराती है किसी बॉडी से विच इज़ एट रेस्ट, जिसकी u2 वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और m2 क्या है, उसका मास है। आप कुछ ये सिचुएशन वो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में नहीं होती उससे आप लोग कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि आपके पास ये क्या है, आपका टारगेट पड़ा है, उसके ऊपर क्या हिट कर रहे हैं हम, प्रोजेक्टाइल उसके ऊपर हिट कर रहा है, और ये दोनों जब हिट करते हैं उसके बाद क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे, जो कि हमने कहा था किसमें होता है, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर होता है। दोनों स्टिक होकर के फिर इनकी अलग अलग वेलोसिटी नहीं होगी अब, जैसे कि इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर होती है। अब ये एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। सो इससे पता लगता है, दिस शोज दैट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, the body of mass m2 happens to be initially at rest, u2 equals to 0। हमने देखा ये पहले। हम इस m2 को क्या रेफर करेंगे, एज अ टारगेट, और जो इनकमिंग बॉडी है जिसका मास m1 है इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल। हम देखेंगे कि आफ्टर कोलिजन ये जो दोनों बॉडीज़ हैं m1 एंड m2, जिसे हमने टारगेट और प्रोजेक्टाइल का नाम दिया, वो दोनों एक दूसरे से स्टिक हो गई और एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव करने लगी। लेकिन हमें पता है कि चाहे कोलिजन कोई भी हो उसमें लीनियर मोमेंटम आपका हमेशा कंजर्व रहता है। तो वही जो बिफोर वाला जो आपका था लीनियर मोमेंटम, इट शुड बी सेम एज दैट ऑफ द आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन आपका लीनियर मोमेंटम था m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल क्या हो गया आपका m1 v प्लस m2 v, दैट इज v उस दोनों में कॉमन है, दोनों की जो वेलोसिटीज़ है वो सेम है, वो दोनों सेम वेलोसिटीज़ के साथ मूव करना शुरू कर दिया एक बार जब वो स्टिक हो गए तो इसमें जो वेलोसिटी क्या आएगी, v आएगी। ठीक, जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा v, आपका जो u2 है वो तो 0 है क्योंकि, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो ओमिट ही हो गया एक तरह से, लगा लीजिए। तो अब आपके पास क्या रह जाएगा, m1 u1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू कैपिटल V। अब आपने v फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वो क्या होगी, ये पूरे एक्सप्रेशन को आप नीचे लेकर के आ जाओ उसके डिवीजन में, तो आपके पास ये जो v का एक्सप्रेशन निकल करके आएगा, ये v क्या है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल कॉमन वेलोसिटीज़ है दोनों बॉडीज़ की, जिससे ये मूव करेंगी आफ्टर बीइंग इंटरेक्टेड इन इलास्टिकली। ठीक, इन इलास्टिक कोलिजन होने के बाद जो एक कॉमन वेलोसिटी दोनों बॉडीज़ ने एक्वायर की थी, ये उसका मैग्नीट्यूड है। अगर एक बार आपको m1 पता हो, m2 पता हो, एंड इनिशियल वेलोसिटी u1 पता हो, m1 की, ये सब पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, v की जो मैग्नीट्यूड है, v की वैल्यू है, वो कैलकुलेट ईजिली कर सकते हो। अगर मैं मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को m1 अपॉन m1 प्लस m2 को लेस देन 1 कंसीडर करती हूँ, तो उस केस में मेरा क्या होगा, जो मेरी कॉमन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है वो लेस देन दैट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी। ठीक, तो अब हमने क्या निकालना है, क्योंकि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो आपका इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसके अंदर जो नेट काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है वो नॉन जीरो लॉस होता है, दैट इज़ फाइनाइट अमाउंट ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है इस प्रोसेस के अंदर। तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि u2 तो आपका 0 ही था, तो इसीलिए जो हाफ m1 m2 u2 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो 0 है आपका। तो E1 आपकी इतनी एनर्जी थी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद आपकी एनर्जी क्या हुई, एक कॉमन जो वेलोसिटी एक्वायर कर ली उसने जब बॉडी ने, v स्क्वायर हो गया, और दोनों स्टिक हो गए थे, तो इसीलिए m1 प्लस m2। अब v की वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, वो कुछ ये आई थी, v की वैल्यू जो प्रीवियस एक्सप्रेशन से आई थी मैंने वो रख दी यहाँ पे, और फाइनल जो मेरे पास E2 एनर्जी आएगी आफ्टर कोलिजन वो कितनी आ रही है, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप देखें तो ये एक्सप्रेशन तो ऑफकोर्स सेम ही है इनिशियल की तरह, बस इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया गया है अब दोनों बॉडीज़ के मास के सम से।
ये नहीं जो E1 की वैल्यू थी, अगर मैं इसे किसी फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो ये कम हो जाएगी ना, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा मैथमेटिकली। अगर आप देखें तो हम मैथमेटिकली कह सकते हैं जो E2 है वो कम है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो E1 से कम है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज E1 माइनस E2। और वो मेरे पास क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। इसका मतलब है कि देयर इज ऑलवेज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये हमने पहले स्टेटमेंट के रूप में कहा था, और फिर हमने इसे डिराइव करके भी दिखा दिया कि देयर इज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन एन इन इलास्टिक कोलिजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलिजन्स। इसमें हमने कोलिजन्स क्या होते हैं वो पढ़ा, इलास्टिक एंड नॉन इन इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में पढ़ा। उसने फिर न्यूमेरिकली भी हमने करके दिखाया, उन्हें डिराइव करके दिखाया। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलिजन्स. So hope you like the video. If you like it, don't forget to like it, press the like button, and don't forget to subscribe the channel for the further videos also. Thank you so much.